हेलो, खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड सम आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं इनको पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको शामिल किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे ये जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको हमने अडॉप्ट किया है। वी हैव इंस्पायर्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट, और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उसके अलावा जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि यू कैन प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स थ्रू द आर्टिकल ऑफ 226 एंड थ्रू द आर्टिकल ऑफ द 32। सिंपली आप आर्टिकल 32 के तहत यू कैन डायरेक्टली अटेंड द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 226 के तहत यू कैन डायरेक्टली अटेंड द हाई कोर्ट to protect the fundamental rights. So if any body, legislature of the state, or simply you can say the parliament, if violate your fundamental rights from article to 12 to 35, simply you can say that 14 to 35, then you can directly attend the Supreme Court and High Court under these articles. So come to the point, आज हम briefly थोड़ा बहुत ये तमाम जितने भी फंडामेंटल राइट्स के बुनियादी हुकूक के आर्टिकल हैं इनके बारे में briefly हम डिस्कशन करेंगे। So in front of you I have shown you here all the article of the fundamental rights. So one by one we will discuss briefly. So simply first one is over here, that is article 12. ये article 12 क्या होता है? Defined state. So the previous last video I have discussed illustrately what is the exact meaning of the state. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपका state क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, और उसमें जो है उसमें प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एंड सिंपली यू कैन से ONGS, सेल्स एट्सेट्रा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी आपका बुनियादी हुकूक जो है आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, अगर किसी भी मान लो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है अगर आपके इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस तरह के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कहा गया है अंडर द आर्टिकल ऑफ द 13। 13 क्या कहता है? 13 सिंपली कहता है कि अगर कोई भी कानून साज जो आपका अदारा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, सिंपली यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट law of the country and reflects the fundamental principle on which the system of the government and the state is based. So simply यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई सा भी अदारा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मनसूख करती है, उनको छेड़छाड़ करती है, तो आप क्या करते हो? आर्टिकल 13 क्या कहता है कि इस तरह का कानून, ये खिलाफ वर्जी जो आपके बुनियादी हकूक़ को करता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है या इलीगल कहा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वन राइट टू इक्वालिटी। अब ये राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल
आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको राइट टू इक्वलिटी है। यहाँ पे मैंने आपका लिस्ट बताया है। अब देख लीजिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जैसे यहाँ पे जो है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रेस, अमंग द कलर, अमंग द ऊंच नीच, इस तरह का कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स। सो द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस फ्रॉम आर्टिकल 14 to 22 illustrately that what is the exact meaning and where we used like such article, or simply you can say कि इन आर्टिकल में किन किन बातों को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए राइट टू इक्वालिटी जो आपको है ये आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद दूसरा जो आपका है वो है राइट टू फ्रीडम। अब आपको किस किस चीज़ की फ्रीडम है ये आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इनको हम क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो आर्टिकल 19 क्या है? इट इज़ द मेन पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे जुमहूरी निज़ाम है, जहाँ पे जुमहूरियत है, वहाँ पे आर्टिकल 19 जो है एक अहम रोल अदा करता है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट इसमें मेंशन किए गए हैं। एक तो है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको किस तरह की गवर्नमेंट आप जो है यू कैन डू प्रोटेस्ट, आप जो है पेटिशंस दायर कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि हमको किस किस तरह के आप फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख सकते हैं, क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं, जो भी आपके तकाजे हैं, जो भी आपकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है? राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिस्टेंस एंड राइट टू प्रोफेशन। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई मुजरिम पाया गया, अगर कोई कोर्ट के जरिए मुजरिम पाया गया तो उसके जो भी उसकी सजाएं होती है एट ए टाइम, वो एक ही पीरियड में 2-3 केस की सजा जो है मुकम्मल कर सकता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो ये क्या है, इसमें आपको पर्सनल लिबर्टी और लाइफ जो है, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, की कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि वो आपको उन चीज़ों को जो बुनियादी हुकूक को उनको मुहैया करे। जैसे राइट टू लाइवलीहुड, आपको यहाँ पे जिंदा मतलब जो भी जिंदा रहने के लिए बुनियादी हकूक, बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मुहैया करनी है। जैसे राइट टू हेल्थ, आपकी आप देखते हो हॉस्पिटल में आपको 5 रुपीज़ के आप टिकट लेते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका जो है वहाँ पे फ्री में इलाज किया जाता है, फर्स्ट एड जो कुछ भी होता है वो दिया जाता है। उसके बाद आप देखो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है। तो ये कम से कम आर्टिकल 21 में आपके A to Z यानी कि A to Z तक तकरीबन इसमें आपके राइट्स जो को मेंशन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। अब देख लीजिए ये राइट टू एजुकेशन जो था इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंडर द आर्टिकल 45 में डाला गया था कि स्टेट को चाहे वो जो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया था कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करे, लेकिन उसके बाद इसको आर्टिकल 21 को करार दिया गया राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इन आवर जुडिशरी सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पनिशमेंट, वन इज द पोनेटिव एंड अदर इज द प्रिवेंटिव। पोनेटिव क्या होता है? विद द ट्रायल ऑफ द कोर्ट यू विल टेक योर पनिशमेंट, व्हाट काइंड ऑफ द गिल्टी यू विल बी फाउंड इन फ्रंट ऑफ द लॉ। लेकिन कानून के सामने आप जिस भी तरह के मुजरिम पाए गए आपको विद द कोर्ट ऑफ द ट्रायल आप पनिशमेंट हासिल कर सकते हो, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन दूसरा है प्रिवेंटिव टाइप ऑफ दी
पुनिशमेंट, जिसमें आपको विदाउट ट्रायल ऑफ द कोर्ट आपको पुनिशमेंट या डिटेंशन, आपको पाबंद गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड में मैंने क्या लिखा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नाजायज इस्तेमाल करना। तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगर आपका कोई नाजायज इस्तेमाल करता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फ्रीडम ऑफ लेबर। अब यहाँ पे जो है जो फीमेल लोग जो हैं, अगर उनको कोई एक्सप्लॉइट करता है, उनको तवाइब घरों में रखता है, जैसे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे जो हैं मतलब होटल्स होते हैं, या उसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी बार्स होती हैं जहाँ पे जो है औरतों की नुमाइश की जाती है, औरतों को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिकल 23 क्या है, इसको प्रोहिबिटेड करता है कि इस तरह की एक्टिविटी यू शुड नॉट बी अलाउड इन योर स्टेट, ए प्रॉपर स्टेट, और यू कैन से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इस तरह की हरकत को, इस तरह के काम को आपको टोटली बैन लगाना चाहिए और इसको प्रोहिबिटेड किया है। ये फंडामेंटल राइट्स है कि नाजायज़ तौर पर फीमेल को इस्तेमाल नहीं करना है, उनको तवाइब घरों में, उनको होटल्स में, उनको लेबर्स में नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बच्चों को जो 14 साल से छोटे होते हैं उनको फैक्ट्रीज में, कारखानों में उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकते हैं। आप मान लो आजकल क्या रवाज है, हर लोग जो है नौकर चोकर रखते हैं, 10 रुपये क्या जेब में आ गए तो नौकर उन्होंने रखे, छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन अंडर दी आर्टिकल ऑफ द 24 दे आर एक्सप्लॉइटिंग एंड टोटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, और जो कानून साज अदारा जो है वो प्रोहिबिटेड करता है कि आपको 14 साल से बच्चों को इस्तेमाल एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको नौकर नहीं रखना है, उनको बैगर्स वगैरह के काम पे नहीं रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए 4 में मैंने क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो मजहबी तौर पर आपको किस किस तरह से छूट है। तो आर्टिकल यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन एंड द रिलीजियस। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप जो है फ्रीली बाखबर होकर आप कोई भी मजहब इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी मजहब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी प्रार्थना किस तरह से करते हैं, हिंदुज़म जो है किस तरह से अपनी प्रार्थना करते हैं, जैनिज़्म, सिखिज़्म, अपने मजहब, आपका जो भी मजहब है उसको प्रोटेक्ट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट दैट दे शुड बी प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज विच आर अंडर द आर्टिकल ऑफ द, यू कैन से फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, अंडर टू 25, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23 और 24 तक आपके आर्टिकल है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका आर्टिकल 25 से 28 तक है, कि 25 का कहता है आप किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी मज़हब से आप फ्री प्रोफेशन है, आप कोई भी पेशा इख्तियार कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी गैदरिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और जिस भी तरह से आपके मामले रिलीजियस तौर पर है, मजहबी तौर पर है, आप उनके अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कम्युनिटी और मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आपको उसका टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इंस्ट्रक्शन, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपके मतलब मज़हब, चाहे आप मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, हिंदुज़म से बिलोंग, जैनिज़्म, सिखिज़्म, किसी भी मज़हब से, क्रिश्चियनिटी से आप बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उन मतलब मान लो मजहबी तौर पर जो भी आपके मजालिस होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपके आर्टिकल 29 टू 30 तक आते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख्स आते हैं, जैनिज़्म आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, वो उनको वो अपने जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको जो है उसको अच्छी तरह से क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट। आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो भी माइनॉरिटीज़ के, जो भी चाहे मुस्लिम्स के हैं, गुजर बकल वर्ग, एसटीज़ हैं, एससीज़ हैं, उनके जो भी अदारे हैं वो अलग तरह से होने चाहिए। अलग तरह से मतलब मीन्स क्या है कि हर एक कम्युनिटी में उनकी जो भी क्लास है वो अपने जो भी अदारे उनके हैं, मतलब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट वो अपने तौर पर उसको खोल सकते हैं। और माइनॉरिटी एक पार्टिकुलर जगह पर, मतलब ये एसटी के लिए है, एससी के लिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट उनके लिए खोले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 जो है इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो बाबा भीम राव अंबेडकर जो थे, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसने इसको हार्ट एंड सोल कहा गया। क्यों कहा है? क्योंकि थ्रू द आर्टिकल 32 इफ एनी ऑफ दी, अगर कोई सा भी आपका दफ़ा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वायलेट किया जाता है, थ्रू द आर्टिकल ऑफ द 32 यू कैन डायरेक्टली अटेंड द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 33 आपका क्या है? यह है आर्मिड फोर्सेड एंड द फंडामेंटल राइट्स। ये रिलेटेड है, जो भी आपका पैरामिलिट्रीज है, जो भी फोर्सेस हैं, उनके साथ उनके बुनियादी हुकूक को अगर पायमाल किया जाता है तो आर्टिकल 33 में तमाम वो जरिए, तमाम वो डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ, जहाँ पे फौजी रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पे किस तरह के कानून होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आर्टिकल ऑफ 35 आपका क्या है? इफेक्ट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के पार्लियामेंट के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है उनके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो आपके आर्टिकल 35 है। सो टुडे वी हैव ब्रीफली डिस्कस और सिंपली जो भी लिस्ट हमारे सामने है हमने थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कशन किया। तो आपके आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? 12 से लेकर 35 तक है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट किया है यूएसए बिल ऑफ राइट्स से। उसके बाद आर्टिकल 26 और 32 आपके, अगर आपके ये बुनियादी हुकूक वायलेट किए जाते हैं, यू कैन डायरेक्टली अटेंड द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ योर नेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट को डिफाइन करता है। 13 क्या कहता है? अगर आपके इन फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की जाती है, इनकॉन्सिस्टेंट किया जाता है, खिलाफ वर्जी किया जाता है, इसको पायमाल किया जाता है, मनसूख किया जाता है, तो आप डायरेक्टली उस लॉ को, उस कानून को ये आर्टिकल 13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है और इलीगल कहता है। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। और आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24 है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से लेकर 32 तक है। राइट ये 30 तक है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्मिड फोर्स है। आर्टिकल 34 क्या है? मार्शल लॉ है। एंड आर्टिकल 35 क्या है? इफेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि जो भी हमने डिस्कशन किया आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, any doubts regarding this discussion, you can comment in my comment box. And in the end, I heartily request you, please subscribe, like and share these videos ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियोस आपके सामने बना सकूं। Thank you very much.